A very good morning all of you. Welcome to the TSN school. Today we will read second chapter of history of class 6th. आज जो हमें पॉइंट पढ़ना है वो है द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग की जो एक कृषि की शुरुआत कैसे हुई, पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, वो हमें पढ़ना है कि एक जो आदिकाल का मानव था वो फार्मर में कैसे बदला, वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रीन बियर्स ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley and the rice grows naturally in different part of the subcontinents. अब वो समय आ गया था जब उन्हें जो कोई भी वनस्पति से वो परिचित हो गए थे कि वो किस तरीके से उगाई जाती है और चारों तरफ ग्रास ही ग्रास उग गई थी. तो ऐसे में वो राइस वीट इन सारी चीज़ों को उगाना जान गए थे. Men, women and the children probably collected their grains as food and learned where they grow, and when they ripen, this may have led them to think about growing plants on their own. In this way people become farmers. तो धीरे धीरे जब लोग इनसे परिचित हुए तो इन फसलों को बोना उगाना भी सीखे और फिर उसका कंजप्शन भी वो खुद ही करते थे और इस तरह से वो धीरे धीरे फार्मर बन गए. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestors of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the campus where they lived. These animals, such as the sheep, goat, cattle, and also the pig, live in the herds, and the most of them ate grass. Often, people protected these animals from attack by other wild animals. This is how they become herders. Can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? तो अब जो था कि जानवरों का पालन क्यों किया जाने लगा. आज भी हम कई जानवरों को अपने घर में पालते हैं जिन्हें कि हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टैम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम एंड नियर द शेल्टर्स. तो लोग जो हैं उनका अट्रैक्शन जानवरों को पालने में भी हुआ क्योंकि एक तो उसका वो भोजन के रूप में भी यूज़ करते थे. द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. लेटेस्ट पीपल encourage एनिमल दैट्स वेयर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द later people encourage animal that were relatively gentle to come near the camps where they lived. सबसे पहले जो है लोगों को जो अट्रैक्ट किया वो एक डॉग ने अट्रैक्ट किया, उसको पालने के लिए अट्रैक्ट किया. और धीरे धीरे जो लोग थे वो जहाँ लोग रहते थे तो जानवर उनके पास आते थे तो लोग उनको एक मतलब प्रोटेक्टिव नज़र से देखते थे. तो एनिमल्स से क्लोज होने लगे लोग और उनको पालने में इंटरेस्टेड होने लगे. These animals as a sheep, goat, cattle and also the pig lived in the herds. अब ये जो एनिमल्स थे वो समूह में रहते थे. मोस्ट ऑफ दैम एट ग्रास. इनमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स है वो ग्रास खाते थे. पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स फ्रॉम अट्रैक्ट बाय अदर्स वाइल्ड एनिमल्स. और ये जो पालतू जानवर होते थे उनकी लोग रक्षा करते थे जंगली जानवरों से. दिस इज़ हाउ दे बिकम द हर्डर्स. तो इस तरीके से उन जानवरों का पालना शुरू हुआ, पशुपालन शुरू हुआ.
तो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, मतलब जैसे यदि हमने डॉगी पाला तो हमारी सुरक्षा रहती है क्योंकि डॉग वफादार होता है। दूसरा, उनकी भोजन की आवश्यकता भी मिल जाती थी। जैसे मान लीजिए वो बकरी को पालते थे या शिप को पालते थे तो उसको उसमें फूड के रूप में भी यूज़ करते थे। लेकिन ये जो कमज़ोर जो जानवर होते थे, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते थे, तो उनका ध्यान फिर वो इंसान रखता था कि कोई जंगली जानवर आकर इनको ना खा जाए। डोमेस्टिकेशन, अब डोमेस्टिकेशन के बारे में इसमें बताया गया है। A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. यदि आपने कभी कोई बीज बोया है तो आपको पता लगेगा कि उसमें से प्लांट निकलने के लिए उसमें टाइम लगेगा। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, और ये कुछ दिनों का समय लेगा, वीक, मंथ्स, इन सम टाइम केसेस ईयर, और कई बार तो होता है कि कुछ वीक के अंदर पौधा निकल जाता है बीच में से। कई पौधे जो हैं ज़्यादा टाइम लेते हैं और कई पौधे तो पूरा साल भर का टाइम लेते हैं। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, इट्स meant that they had a stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be यूज़ केयरफुली। मतलब अब जब लोग पेड़ पौधे उगाने लगे और तो फिर वो लोग जो हैं अपनी प्रॉपर प्लेस पे काफ़ी टाइम तक रहने लगे, उस पेड़ पौधे को देखने लगे। यानी कि लोगों का थोड़ा सा जीवन का वे ऑफ लिविंग था वो बदलने लगा। लोगों को अब कोई भी फसल उगाइए तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि फसल कब तक पकेगी। तो इस तरीके से लोग वहाँ पर रहने लगे क्योंकि उसको वो संभालते थे, उस फसल को संभालते थे, उस पेड़ पौधे को वो संभालते थे, जिसके लिए उन्हें वो बड़ा होगा तब तक में काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो वहाँ पर देखभाल करते थे। तो इस तरह से वो काफ़ी टाइम तक रहने लगे और फिर बाद में वो जो भी अपनी फसल उगाते थे, प्लांट्स उगाते थे या कुछ भी उगाते थे, तो उसका फिर वो केयरफुली यूज़ भी करने लगे और ध्यान भी करने लगे। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड द सीड। तो अब जो अनाज उगाया जाने लगा उसको स्टोर किया जाने लगा, एक तो खाने के लिए भी किया जाने लगा और वापस से उत्पादन के लिए एज अ सीड के यूज़ किया जाने लगा। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब लोगों को इस अनाज को स्टोर भी करने आने लग गया। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। कई लोग तो अपने अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े जो है ना मटकों का यूज़ करते थे। मटके जैसे कुछ बड़े बड़े ऐसे बना लेते थे, उसके अंदर अपने अनाज रखते थे और वो बास्केट्स और डग पेड्स इनटू द ग्राउंड। और या फिर कई लोग क्या करते थे, कुछ बास्केट टाइप बना लेते थे, उसके अंदर अपना अनाज रखते थे। कुछ लोग बड़े बड़े गड्ढे खोद देते थे ज़मीन के अंदर और उसमें अपना अनाज सुरक्षित रखते थे। डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या जो हंटर, तुम सोचते हो कि जो हंटर गैदर्स है उन्होंने ये जो पॉट्स बनाए हैं, मटके बनाए हैं, इसका यूज़ उन्होंने अनाज को रखने के लिए किया होगा। Storing animals. Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. It's also birds. Animals that are reared can be used as a store of food. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from the animals? What are animals used for today? Storing animals की जो एनिमल्स का भी स्टोर करके रखते थे, तो क्यों किया जाता था? एक तो हमें जानवरों से मिल्क मिलता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा जानवरों से मीट मिलता है, तो एज अ फूड के लिए वो उनका स्टोर करते थे। और फूड के अलावा उनका क्यों यूज़ होता था वो हम आगे पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, turn to map to page number 30. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found the evidence of the early farmers and the herders. Theirs are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, the present day Kashmir, and in east
South India to find out where their cities are settlements of farmers and the others. Scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most exciting finds including remains of the burnt grain. This may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify their grains, and so we know that the number of crops were grown in the different part of the subcontinent. They can also identify the bones of the different animals. अब जो हमारा ये तो एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या जानवरों का यूज़ वो केवल मीट के लिए करते थे, तो ऐसा नहीं था। जानवरों का यूज़ धीरे धीरे देखो, उस वक्त तो जानवरों का यूज़ प्रॉपर इसीलिए होता था कि भोजन के लिए होता था, लेकिन बाद में देखो उनसे एग भी उनको मिलने लगे, मिल्क भी मिलने लगा जानवरों से उनकी सुरक्षा भी होने लगी और वो भी जानवरों को प्रोटेक्ट करने लगे, तो कई तरीके से इनका यूज़ होता था। इसके अलावा अपने भोजन की को किस तरीके से मिटाते थे, तो हमने ये देखा कि मैप के अंदर ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर भी देखा गया है कि लोग रहने गए क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट बहुत अच्छा था और वहाँ पर उन्होंने फसलें बोई। वहाँ पर उन्हें कई जो कई कहते हैं ना, मतलब जब कोई चीज़ खोजी जाती है तो उन्हें उस खोजने पर कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे उन्हें पता लगता था कि यहाँ पर चीज़ें बोई जाती थी या कृषि जैसी कोई चीज़ की जाती थी। इसके अलावा उन्हें कई स्टोन्स के हथियार मिले हैं, पत्थरों के हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, जिनसे पता लगता था कि ये लोग इस जगह बसे और उन्होंने शिकार भी किया। यानी कि लोग अपना जीवन यापन करने के लिए दोनों पे डिपेंड करते थे, एनिमल्स पे भी डिपेंड करते थे और प्लांट्स पे भी डिपेंड करते थे। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेड्स ऑफ द हट्स और हाउसेस एट सम सिटीज़। अब जो पुरातत्विक विभाग के लोग हैं उनको खोज करने पर कुछ घर भी देखने को मिले, झोंपड़ी भी देखने को मिली। फॉर इंस्टेंस इन द बज़म इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड। कश्मीर में देखने को मिला कि लोग पिट हाउस बनाते थे जो कि गड्ढा खोद के बनाया जाता था, विच स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम दिस मे हैव प्रोवाइड द शेल्टर इन कोल्ड वेदर। तो जब ये पिट हाउस बनाए जाते थे तो वो उनको सर्दी से सुरक्षा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग huts both side in the outside huts, which suggested that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. और उन्हें खोजने पे ये भी पता लगा है कि लोग घरों के अंदर भी भोजन पकाते थे तो घरों के आउटर एरिया में भी भोजन पकाते थे। ड्रॉ अ पेट हाउस स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। अब इसमें आपको पहले पेट हाउस के बारे में बता दिया गया और उसमें कहा है कि आप एक पेट हाउस को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बारे में अब ये स्टोन्स पे आ रहे हैं। स्टोन्स टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called the Neolithic. These include tools that were polished to give fine cutting edge, and mortars and the pestle used for the ग्रेडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। तो ये जो फाइनली जो स्टोन्स के जो औजार बनाए जाते थे वो प्लांट्स वगैरह को काटने के लिए, उनको चीरने के लिए उसी लिए यूज़ किए जाते थे। मॉर्टर्स एंड द पेस्टल्स, ये दो औजारों के नाम दिए गए हैं यूज़ फॉर ग्राइंडिंग, यानी कि ग्राइंडिंग ग्रेन एवन टुडे सेवरल थाउजेंड। वो जो होता है ना सिलबट्टा, उस तरीके का है या ये शायद, और इसका यूज़ किसी भी चीज़ को पीसने के लिए किया जाता था। सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द Paleolithic types continue to be the made and used, and the remember some tools were also made of bones। तो इस तरीके के कई चीज़ों का यूज़ तो अभी भी किया जाता है
और कई उस समय जो औजार थे वो हड्डियों के भी बनाए गए थे। मैनी काइंड ऑफ earthen pots have also been founded. They were sometimes decorated and were used for the sorting things. People began use pots for cooking food, especially grain like rice, wheat, and lentils. Thus now become an important part of the diet. Besides, they began weaving cloths using different kind of materials. For example, cotton that could not be grown. तो ये देखा जाता है कि लोग जो हैं पॉट का जो यूज़ करते थे वह भोजन को पकाने में भी करते थे, और उस समय के जो लोग हैं ज़्यादातर राइस और अनाज खाते थे। उसके अलावा beside they began weaving cloths using different kind of materials, for example cotton that could not be grown. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt, gather food, and elsewhere people do farming and herding slow. Over several thousand years, beside in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different season. उनके क्लॉथ्स के बारे में तो भी पता नहीं लगता है, शायद उस समय कॉटन का उत्पादन नहीं हुआ था। कपड़ा जो बना था सबसे पहले सूत का बना था, और उस समय शायद सूत का आविष्कार नहीं हुआ था। पर हाँ, भोजन के बारे में और शिकार के बारे में, इनके लिविंग लाइफ के बारे में सारी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। तो इस तरह से, और इन्हें मतलब सीज़न का भी ज्ञान हो गया था, फसल उगाने का, पशुपालन करने का ज्ञान हो गया था। ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2 में मेहरगढ़ को ढूंढना है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन द फर्टन प्लेन। समतल भूमि पर ये साइट थी जिसकी हमें समतल भूमि देखने को मिलती है। नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इनटू द ईरान में ये जगह स्थित है जो कि एक समतल भूमि पर बसा हुआ है। मेहरगढ़ वॉज probably one of the places where people learned to grow barley and the wheat and the reared sheep and goats from the first time in this area. तो मेहरानगढ़ के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि लोग जो हैं यहाँ पर फसल भी उगाना जानते थे, जानवरों का भी पालन करना जानते थे, और एक गांव टाइप यहाँ बसा हुआ था। तो पुरातात्विक विभाग के वक्ताओं ने ये खोज निकाली कि यहाँ पे पूरा जो लाइफ स्टाइल था बिल्कुल अच्छे से डेवलप था। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन वर फाउंड। और यहाँ पर क्योंकि जब खोजें हुई तो उन्हें बहुत तरह तरह के जानवरों की हड्डियाँ मिली। bones of wild animals such as the deer and pig and also bones of sheep and goat। और जिन जानवरों की हड्डियाँ जहाँ ज़्यादा मिली उसमें डियर और पिग थे, उसके अलावा शीप और गॉट भी मिले। अदर फाइंड्स एट द मेहरानगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेक्टेंगुलर हाउसेस। और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स मिली, घर मिले, वो रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। ईच हाउस हैड 4 and more कंपार्टमेंट सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। और हर घर के अंदर 3 या 4 ऐसे कंपार्टमेंट होते थे जहाँ पर भी कि किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखा जा सके। वैन पीपल डाई द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैम। जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनके जो रिलेटिव्स हैं या फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाते थे। पीपल लुक आफ्टर them, perhaps in the belief that they are in some form of life after that। बर्नल इन मतलब लोगों की मान्यता थी कि मरने के बाद भी लोग जिंदा रहते हैं। बर्नल इन वन सच अरेंजमेंट several burial sites have been found and the
Mehrangarh. In one instance, the dead person was burned with gods, which were probably meant to serve as food in the next world. तो यहाँ पर कई लोगों देखने को मिलता है कि ये लोग रिस्पेक्ट करते थे और कई जगह ये देखने को मिला है मेहरानगढ़ में। द डेड पर्सन वॉज बर्न्ड विद द गॉड्स विथ विच वर प्रॉबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो उस समय हमें ये भी देखने को मिलता है कि गॉड का यूज़ किया जाता था और गॉड को भी उसी तरीके से जलाया गया है। और इसका मतलब ये समझाया गया है कि गॉड का यूज़ जो नेक्स्ट वर्ड होगा, आने वाला जो समाज होगा, उसमें भोजन के रूप में इसका यूज़ होगा। तो ये एक इसका अवशेष इस तरीके के देखने को मिले हैं, तो ये इसमें बताया गया है। ये देखिए क्या पिक्चर दी गई है यहाँ पर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न? एल्सवेयर केव पेंटिंग इन द फ्रांस। पेंटिंग मिली है फाइंड फ्रांस इन द एटलस। एटलस में फ्रांस को ढूंढो। द पेंटिंग बिलोंग इट्स फ्रॉम द केव इन फ्रांस। एक गुफा के अंदर ये पेंटिंग मिली है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago. पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses and older wild animals of cattle. Bison, woolly, rhinoceros, reindeer and bears. पेंटिंग इन ब्राइट कलर्स। मतलब इस पेंटिंग के अंदर हमें कई जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो पेंटिंग्स मिली है उसके अंदर रेनडियर, राइनोसरस, बियर, हॉर्सेस, इस तरीके के जानवरों की पेंटिंग मिली है। दिस कलर्स वर मेड फ्रॉम द मिनरल्स लाइक ऑर्च एंड आयरन एंड चारकोल। ये जो कलर्स हैं वो मिनरल्स के द्वारा बनाए गए हैं, चारकोल से, आयरन से। इट्स पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन एंड कैरिमिनल ओकेजन्स। ये जो पेंटिंग है वो जिस तरह से कि हम दिवाली वगैरह पे रंगोली का यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से अपनी प्रसन्नता को दिखाने के लिए किसी न किसी ओकेज़न पर इन तरह की पेंटिंग बनाई जाती होगी। ऑन परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स एंड परफॉर्म्ड बाय द हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। तो ऐसी कोई रीति रिवाज होगी कि जब वो अपनी शिकार को ढूंढने के लिए जाते होंगे तो उनको कोई उत्साह होता होगा और उसके कारण वो इस तरह की पेंटिंग का निर्माण करते होंगे। और कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न? और आपको यदि कुछ और इसका रीज़न भी लगता है तो वो आप बताइए। ये कंप्लीट होता है चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।